नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर अप क्लास 11th एंड 12th के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ लिया है, चाहे कहीं से भी पढ़ा हो, किसी के पेड कोर्स से पढ़ा हो, ऑफलाइन में पढ़ा हो, वन शॉट देखा हो खुद से, और तुमको लग रहा है कि तुम्हारा रिलेशंस एंड फंक्शंस कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार इस वीडियो को एंड तक देख लेना दोस्त। फिर तुमको समझ आएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद ट्रूली तुम्हारा रिलेशंस एंड फंक्शंस कंप्लीट हुआ है। रियल कॉम्पिटेंसी बेटा तुम्हारी बिल्ड होगी इस वीडियो के थ्रू। तुमको बहुत सारी नई चीजें सोचने और समझने को मिलेंगी, और जिन भी कॉन्सेप्ट्स के अराउंड मैं तुमको ब्रेनस्टॉर्म कराऊंगा, नई चीजें सोचवाऊंगा, ये सारी की सारी सीबीएसई के अपडेटेड पैटर्न, अभी के पैटर्न के हिसाब से रेलेवेंट है दोस्त। तो आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। आपको पहले सवाल से ही बेटा फील आने लग जाएगी। 30 से 35 मिनट का लेक्चर होगा, बीच में मत छोड़ के जाना। आपका सवाल क्या दिया हुआ है बेटा? ऐसा सवाल आपने श्योरली करा होगा, चाहे आप कहीं से भी पढ़े हो, लेकिन आपको देखना कितनी नई चीजें मैं इसी सवाल के अराउंड सोचवा दूंगा। तो बेटा सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है? सेट ए है जिसमें दो एलिमेंट है 3 और 5। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए इज। पक्की बात है, जैसे ही आप इस सवाल को देखोगे आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, जहां पर n होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर बेटा दो लोग दिख रहे हैं आपको, तो n की जगह 2 डाल दोगे आप, 4 माइनस 2, तो यहां पर बेटा 2 की पावर 2 यानी कि 4 मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल तुमसे यह है कि क्या तुम मेरे लिए ये 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशंस लिख सकते हो? कॉम्पिटेंसी तो तभी बिल्ड होगी ना बेटा जब तुम ये 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में सोच भी पा रहे हो। चलो मिलके सोचते हैं एक बारी। तो भाई लिखने की कोशिश करते हैं। हमको पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है सर ऐसे टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना। अब यहां पर बेटा 3 और 5 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, आपके जितने एलिमेंट्स हैं ना वो सारे के सारे खुद के साथ रिलेटेड दिखने चाहिए, तभी उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाता है। तो बेटा R1 अगर मैं वो 4 में से पहला रिलेशन लिखने की कोशिश करूं तो वो ऐसा दिख सकता है। और यहीं पे ही मैं एक चीज और आपको बताता हूं कि इसी को ही बेटा आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाता है। और यहां पर एक चीज अपने दिमाग में छाप लो, लिख लो। आइडेंटिटी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो ये आपका पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। चलो दूसरे के बारे में सोचते हैं। अब यार यही तो जरूरी है ना, इसके अलावा तो कुछ भी आ जाए, मेरा रिफ्लेक्सिविटी में कुछ गड़बड़ थोड़ा ना होगी दोस्त। तो 3,3 5,5, एक काम करते हैं इसको 3,5 और दे देते हैं। ऐसे ही बेटा एक काम करते हैं 3,3 रखते हैं, 5,5 रखते हैं, लेकिन इस बार 3 5 नहीं 5 3 ले लेते हैं। और एक R4 बन जाएगा बेटा जिसमें तुम्हारा ये दोनों भी होंगे और ये दोनों भी होंगे। तो तुम्हारे 4 रिलेशंस दिख गए। अब मैं तुमसे एक और सवाल कर रहा हूं, अगर यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं सिमेट्रिक रिलेशंस पूछ लिया जाता तो क्या करते? नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस पूछ लिया जाता तो क्या करते? कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया है, फॉर्मूला बता रखा है, फटाफट से फॉर्मूला लगा लेते हैं सर, है ना। अगर जिन बच्चों को नहीं पता बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया था, अब मैं सिमेट्रिक रिलेशंस का फॉर्मूला लिख रहा हूं 2 टू द पावर n प्लस 1 ओवर 2। ठीक है, n की वैल्यू 2 है, डाल दो। तो यहां पे 2 तिया 6, 6 बटे 2 3, तो 2 का क्यूब यानी कि 8। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मेरे को ये 8 सिमेट्रिक रिलेशंस लिख के दिखाओ। अब बनेगी ना बात। ये सीखा है तुमने, इसलिए बेटा ये वीडियो यूनिक है, इसलिए मैंने बोला कि तुमने कहीं से भी पढ़ा हो, अनलेस तुमने मेरा वन शॉट देखा हो, वो फिर अलग बात है बेटा, लेकिन तुमने कहीं से भी पढ़ा हो, तुम इस वीडियो के बिना नहीं बोल सकते कि ये तुम्हारा चैप्टर फुल्ली कंप्लीट है। और अगर तुम इस वीडियो पे प्यार दिखाओगे, अप्रिशिएट करोगे, तो ऐसी ही वीडियो मैं हर चैप्टर के लिए लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। तो अब ये 8 सिमेट्रिक रिलेशंस मिलके सोचते हैं। मैंने बोला था ना कि ये लेक्चर इंटरैक्टिव और ब्रेनस्टॉर्म करवाएगा तुमको, तो भाई मिलके सोचते हैं। तुम लोग अपना सोचो, मैं अपना सोचता हूं, और बाद में आंसर मैच करेंगे। तो चलो भाई पहला लिखने की कोशिश करता हूं। अब बेटा देखो सिमेट्रिक रिलेशन लिखना है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि A, B है तो B, A टाइप का होना चाहिए अपने पास।
अब बेटा देखो, अब सिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता कि अगर आपने बेटा कि ऐसा लिख दिया, आपने मान लो कि 3 5 लिख दिया, 5 3 लिख दिया, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ये एक सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव में ये होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे खुद से रिलेटेड दिखने चाहिए। तो सिमेट्रिक बेटा हम एकदम छोटे से चालू करेंगे, चलो यहीं से ही चालू करते हैं। इससे भी छोटा एक होगा जो मैं आपको बाद में सरप्राइज की तरह फेंकूंगा। 3 5 5 3, ठीक है। चलो, मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है बेटा, वो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और यहां पर आप सोचो, आपको ये रिफ्लेक्सिव तो दिख रहा है, लेकिन ये सिमेट्रिक क्यों है कि भाई 3 3 है तो 3 3 उल्टा भी तो उसी का है ही ना। 5 5 है तो 5 5 उल्टा भी उसका है ही ना। सिमेट्रिक भी है ये। अब चलो सर और के बारे में सोचते हैं। 3 3 5 5 ले लेता हूं। एक काम करता हूं सर, 3 5 लेता हूं इसके आगे। अब 3 5 लिया तो 5 3 भी लेना पड़ेगा। स्वाद आया? चलो और के बारे में सोचते हैं। अब यहां से थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा। R4 के बारे में सोचते हैं। चलो यार 3 5 ले लिया, 5 3 ले लिया सर, बहुत ठीक बात है, खूबसूरत बात है। 3 3 है तो सर 5 5 है, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है, तो ये तो सिमेट्रिक होगा ही होगा। 3 3 5 5 के साथ सर मैंने 3 5 भी ले लिया, 5 3 भी ले लिया। अब अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, 3 5 लिया है, 5 3 लिया है और 3 3 लिया है, क्या ये सिमेट्रिक नहीं है? आप लोग बोलोगे यस सर, 3 5 है, 5 3 है, बिल्कुल है, और 3 3 है तो 3 3 तो है ही। ऐसे ही अब तुम बोलोगे सर आपने एक लिख दिया, एक और मैं लिख दूंगा। 3 5 5 3 5 5। मैंने बोला वाह बेटा, लेकिन अभी भी 3 कहां से लाओगे? 1 2 3 4 5 हुए हैं। चलो छठे के बारे में सोचते हैं। तो अब हमने सोचा, सोचने का तरीका देखो आप, यही आपको डेवलप करना है। यहां से आपने चीजें डेवलप करी कि ठीक है भाई ये वाला हो गया मेरा, फिर मैंने आइडेंटिटी वाला भी ले लिया, फिर मैंने आइडेंटिटी के साथ जो इन्वॉल्व कर सकता था वो कर लिया। मैंने फिर क्या किया बेटा, यहां पर इन दोनों के साथ 3 3 भी इन्वॉल्व कर लिया, इन दोनों के साथ 5 5 भी इन्वॉल्व कर लिया। अब क्या मैं ये नहीं लिख सकता? मैं दोबारा वही समझा रहा हूं, रिफ्लेक्सिव में ये वाली कंडीशनिंग होती है कि ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक में थोड़ी ना है। सिमेट्रिक ये भी तो हो सकता है। मैंने बोला था ना इससे भी छोटे बनेंगे, अब मैं बना रहा हूं वो। आप बोलोगे अच्छा सर, तो ये भी तो होगा फिर। और इसके बाद पता है 8वां कौन सा होगा? 11th क्लास की याद आ जाएगी तुमको। कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी सिमेट्रिक होता है, इसको बोला जाता है बेटा ट्रिवियल सिमेट्रिक। और ये ट्रिवियल का कॉन्सेप्ट ना मैं तुमको आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में भी बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप लोग सबसे पहले तो दिमाग में ये बात डालो कि जो आपका एम्प्टी सेट है वो भी सिमेट्रिक है। आपको पता है क्यों? क्योंकि यहां पर कोई है ही नहीं चेक करने के लिए। तो आपकी वायलेशन आप कैसे चेक करोगे? इसलिए इसको बोला जाता है दिस इज ट्रिवियली सिमेट्रिक। ऐसे ही मैं ट्रांजिटिविटी के बारे में ही बताऊंगा लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पर आपको ये 8 के 8 रिलेशंस बनते हुए दिखाई देगा। तो बेटा देखो, फॉर्मूला दिमाग में होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब सीबीएसई जिस टाइप के सवाल पूछ रही है ना, वो ऐसी चीजें भी पूछ सकती है कि भाई लिख दो सारे के सारे रिलेशंस, और तुम्हारे केस बेस्ड में पक्का आ सकता है ऐसा सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। इक्विवेलेंस रिलेशन के अराउंड और बातें करते हैं। अभी रिफ्लेक्सिव के अराउंड करी, सिमेट्रिक के बात करी, अब इक्विवेलेंस रिलेशन के अराउंड बात करते हैं। ये सवाल देखो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, पहला वाला सवाल भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। रिफ्लेक्सिव की जगह हो सकता है वो सिमेट्रिक पूछ ले, तो आपको पता है, फॉर्मूला भी पता है और सोचना भी आता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस इन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1 2 एंड 2 1। अब यहां पर उसने इक्विवेलेंस रिलेशन तो बोले निकालने के लिए, लेकिन कंडीशन के साथ।
1 2 भी चाहिए, 2 1 भी चाहिए, तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं। देखो सबसे पहले सोचना कहां से चालू होगा, आपको मैंने ऑलरेडी ये चीज बता दी और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है, इट इज स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। दोस्त मत भूलना इसको। तो यहां पर अगर मैं 1 1 2 2 3 3 यहां से कहानी शुरू कर रहा हूं, ठीक है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, बिल्कुल है। लेकिन इसने बोला है कि मेरे को ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन का नंबर बताना है जिसमें 1 2 और 2 1 इंक्लूडेड हो। तो यही तो सबसे छोटी कहानी है। इसमें एक काम करता हूं, मैं 1 2 और 2 1 ऐड करता हूं। चलो इसके बारे में सोचता हूं कि ये अब एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। भाई यहां तक तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब देखता हूं कि जो दो ये ऐड हुए हैं, इन्होंने कुछ गड़बड़ मचाई है या नहीं मचाई है। जो नए लोग आते हैं जिंदगी में भाई, वही तो थोड़ा सा कांड करके जाते हैं ना। तो 1 2 है, 2 1 है, मतलब सर सिमेट्रिसिटी तो ब्रेक नहीं हो रही है। ट्रांजिटिविटी के बारे में सोचते हैं। यहां तक तो आपको पता ही है कि इन तीनों का आपस में कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अब बेटा 1 2 आया है अगर, तो देखो 1 1 ये रहा, मैं इसको पेन चेंज करके लिखता हूं। 1 1 ये रहा, 1 2 ये रहा, तो 1 और 2 होना चाहिए है। उसके बाद और देखते हैं बेटा, 2 1 आया है, तो 2 2 मेरा ये रहा, तो 2 2 और 2 1 को पकड़ो, तो 2 1 होना चाहिए है। और देखते हैं बेटा, और कहीं पर भी चेक करने की जरूरत है। यहां पर पहला एलिमेंट 1 है, किसी और में आपका बाद का एलिमेंट 1 है नहीं। यहां पर पहला एलिमेंट 2 है, कहीं और में किसी और में आपका बाद का एलिमेंट 2 है, यहां पर है बेटा। तो यहां पर आपने ऑलरेडी देख लिया 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए है। मतलब ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो एक तो आपको ये मिल गया। अब बेटा हम लोग और की खोज पे निकलते हैं। चलो आ जाओ। और की खोज पे कैसे निकलेंगे बेटा, इसी में ही और लोग ऐड करके देखते हैं, क्योंकि मेरे को 1 2 और 2 1 तो चाहिए दोस्त, इनको नहीं हटा सकता मैं, ध्यान रखना। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अब कोई बच्चा ये भी सोच रहा होगा कि सर आप ये क्यों नहीं हटा रहे। इनको हटा दूंगा अगर मैं, तो क्या देखो सिर्फ 1 2 और 2 1 लिख दूंगा, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्या। रिफ्लेक्सिव के लिए ही, रिफ्लेक्सिव सबसे ज्यादा नीडी इंसान है। वो बोलता है कि आपके सारे लोग जो ओरिजिनल सेट में हैं, सबसे पहले तो उनकी पेयरिंग खुद से कर दो। रिफ्लेक्सिविटी तो लेना ही पड़ेगा, तो ये तो आपको लेने ही पड़ेंगे बेटा। अब ये भी उसने जबरदस्ती ऐड करवा दिए, तो R1 तो मेरा बन गया। अब मैं इसमें और लोग ऐड करता हूं अभी, ठीक है। अब कौन कौन ऐड कर सकता हूं बेटा, 1 2 3 है ना, तो मैंने 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया। एक काम करता हूं 1 3 लेता हूं, या फिर एक काम करता हूं, चलो 1 3 लेता हूं। 1 3 लिया तो सिमेट्रिसिटी आपके पास आ जाएगा बेटा फटाफट से, चिल्लाता चिल्लाता कि मेरे जोड़े को लेकर आओ। तो अब देखते हैं बेटा कि यहां तक बना हुआ रिलेशन क्या इक्विवेलेंस है या नहीं है। 1 1 2 2 3 3 इनकी आपस में नहीं भिड़ रही है। यहां तक भी मैंने पांचों को लेके चेक कर लिया, नहीं बढ़ रही है। अब ये जो दो एक्स्ट्रा आए हैं, इनको बाकियों के साथ देखना पड़ेगा कि इनकी बन रही है या नहीं बन रही। 1 3 है तो 3 1 है, सिमेट्रिसिटी इज सैटिस्फाइड, रिफ्लेक्सिविटी इज ऑल्सो सैटिस्फाइड। ट्रांजिटिविटी क्वेश्चन करनी पड़ेगी। तो बेटा अगर 1 3 है, 3 1 है, तो क्या 1 1 है, बिल्कुल है दोस्त। उसके बाद देखो, अब वहां पर पहला एलिमेंट है 1, तो देखो बाद में कहां कहां पर 1 है आपके पास। तो देखो अगर मेरे पास 2 1 है और 1 3 है, तो क्या मेरे पास 2 3 भी होना चाहिए। क्या मेरे को 2 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मैं 2 3 ऐड करूंगा। जैसे ही 2 3 ऐड करूंगा, सिमेट्रिसिटी आएगी कॉलर पकड़ने के लिए सीधा। और बेटा अब ये देखो 3 लोग हैं, तो यहां पर आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसको ए बोल दूं अगर, तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे आप बताना। 2 का क्यूब 8 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और ये आठों के आठों आप लिख चुके हो,
तो ये सबसे बड़ा रिलेशन बन चुका है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो भाई ये आ रहा है आपका सेकेंड वाला इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब यहां पर आपको एक और चीज याद रखनी है, आइडेंटिटी वाला तो होता ही है आपका स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, और आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट इटसेल्फ। पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें जो सारे ऑर्डर पेयर्स है सारे के सारे उठा के रख दो, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाएगा। इससे बात समझ आई? तो यहां पर ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसे आपको सोचने का तरीका डेवलप करना पड़ेगा दोस्त। अब आपको एक और सवाल सिखा रहा हूं मैं। Let f r to r be defined by f of x is equal to 1 by x for all x belongs to r, then f is। सोचो इसके बारे में, ठीक है? और तुम्हारी एनसीईआरटी में ऐसा सवाल फिर भी मैं लेकर आया हूं, तो भाई तुमको कुछ ना कुछ तो सोचने की जरूरत पड़ेगी। सोचो। तो बेटा देखो, अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है और बोल दिया गया है कि x बिलोंग्स टू r, और यहां पर कुछ बोला नहीं गया कि भाई जीरो मत लेना डोमेन के अंदर, उसने बोला ले। जैसे ही मैं x को जीरो रखूंगा तो f ऑफ x नॉट डिफाइंड जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो मतलब आपकी डोमेन में जीरो है, लेकिन क्या ये कहीं पे मैप हो पा रहा है? कोडोमेन में क्या इसकी कोई इमेज बन रही है? फंक्शन की अगर डेफिनेशन तुमने पढ़ी हो तो दो कंडीशंस होती हैं कि यहां पर किसी को छोड़ नहीं सकते आप, हर एक की इमेज बननी चाहिए। तो इसकी तो इमेज ही नहीं बन रही और ये डोमेन में है। अगर वो यहां पे बोल देता x नॉट इक्वल टू जीरो तो फिर कहानी अलग हो जाती, फिर मैं अलग तरीके से सोचता। अभी तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव तो बाहर में जाए, ये तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो गया। समझ रहे हो? अब ऐसा ही सवाल तुमको एनसीईआरटी में मिलेगा, तुम्हारा काम है ये, इतना तुम लोग खुद से करोगे। और यही मैं बोल रहा हूं बेटा, अगर तुम मुझसे पढ़ते भी हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मैं तुमको सोचना तो सिखाऊंगा, मैं तुम्हारी कॉम्पिटेंसी तो बिल्ड कराऊंगा, लेकिन आई विल मेक श्योर यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और तुम खुद से भी मेहनत करना सीखो, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा बेटा। तो तुम लोगों को अब एनसीईआरटी में जाना है, ये वाला सवाल चेक करना है और देखना है कि सर ने जो सवाल बनाया है और जो एनसीईआरटी में सवाल है उसमें क्या फर्क है, तुमको अपने आप समझ आ जाएगा। चलो भाई, यहां पर भी मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा एक ही सवाल के थ्रू, जैसे पहले सवाल में किया था। यार अब मेरे को याद आ रहा है कि मेरे को एक सवाल इसमें और इंक्लूड करना था, वो मैं एंड में देखता हूं, अगर वो सवाल मेरे को कहीं पे मिल गया तो फिर मैं वो वाला सवाल भी आप लोगों को करवा दूंगा। Set A has 3 elements and set B has 4 elements. Then the number of injective mappings. इंजेक्टिव का मतलब समझते हो ना, सब्जेक्टिव का मतलब समझते हो ना। इंजेक्टिव का मतलब हो जाता है 1 1, सब्जेक्टिव का मतलब हो जाता है ऑन टू। दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A to B इट्स। तो देखो यार, खुद सोचो, यहां पर 3 लोग हैं, ठीक है? कोई फॉर्मूला नहीं रटना, मेरे को पता है तुमने इसका फॉर्मूला रट रखा होगा, तुमने जहां से भी पढ़े होगे तुमको फॉर्मूला रटा दिया होगा और बोल दिया होगा फॉर्मूला लगा देना। मैं कह रहा हूं ऐसी तैसी फॉर्मूले की तुम लॉजिक पकड़ो मेरे साथ। तुमको 1 1 मैपिंग यहां पर बतानी है कितनी हो सकती है। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है बेटा 1 1 फंक्शन में, मतलब यहां पर ये जाके कहीं पर भी मैप कर सकता है। बोलो, ये पहला एलिमेंट जाके यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर भी मैप कर सकता है। क्या इसके पास 4 ऑप्शंस हैं इमेजेस ढूंढने के? अब जो ये दूसरा वाला बंदा है, इसके पास कितने ऑप्शंस हैं बताओ? क्या इसके पास भी 4 ऑप्शंस हैं? नहीं, क्योंकि तुमको 1 1 के पर्सपेक्टिव से सोचना है। जो भी इंसान ये पिक कर लेगा ना, अब ये उसको नहीं पिक कर सकता, इसके पास अब 3 ऑप्शन है, क्योंकि अगर ये भी वही इंसान पिक कर सकता हो तो बेटा फिर ये मैनी वन वाला केस बन जाएगा। समझ रहे हो? गड़बड़ आ जाएंगी चीजें। तो तुम यहां पर अब इसको बोलोगे कि भाई यू गॉट ओनली 3 ऑप्शंस एंड दिस पर्सन गॉट ओनली 2 ऑप्शंस। अब तुमने बेटा जब पीएनसी पढ़ी होगी तो तुमने मल्टीप्लिकेशन वाला प्रिंसिपल पढ़ा होगा, वही तुमको बस यहां पे लगाना है।
तो यहां पर 4 ऑप्शंस, यहां पे 3 ऑप्शंस, यहां पे 2 ऑप्शंस, 4 तिया 12, 12 दुकी 24, 24 तुम्हारा आंसर है। यही तुमने कैसे पढ़ा होगा सर? जब सेट बी में ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, सेट ए में कम एलिमेंट्स होते हैं, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं एनपीएम। एन यहां पर 4 है तो सर 4p3 निकालना था। ये निकालोगे तो सर आपको वही दिखेगा 4/4 - 3। तो सर ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि सर अपना 24 ही आ जाएगा। बहुत खूबसूरत बात है बेटा, बहुत खूबसूरत बात है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन आपको ये लॉजिक भी समझ आना चाहिए कि यार क्यों हो रहा है ऐसा। अब यहां पर मैं थोड़ी सी बेटा तुमको और चाबी दूंगा, ठीक है, और चीजों के अराउंड तुमको सोचना सिखाऊंगा। तुम लोगों को बस बने रहना है, और मैं दावा कर रहा हूं बेटा तुमको मजा आ रहा होगा, तुमको नई चीजें सोचने को, नई चीजें सीखने को मिल रही होंगी, इसलिए ये सेशन यूनिक है। और अगर यार मजा आ रहा हो तो यार सेशन को लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर तुमने अप्रिशिएट किया तो ऐसा लेक्चर हर चैप्टर के लिए आएगा, और जब तक तुम ये वाली वीडियो नहीं देखोगे उस चैप्टर के लिए, तुम्हारा वो चैप्टर ट्रूली कंप्लीट नहीं होगा। तो पढ़ो कहीं से भी, खत्म तुमको यहीं करना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूं स्टार्टिंग से लेके एंड तक यही करेंगे ना यार, सारी चीजें बेटा, बहुत टाइम है अपने पास, तुम लोगों को बढ़िया लेवल पर मैं पहुंचा दूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। बढ़िया से तुम सारे के सारे रिसोर्सेज बेटा, कोई से भी रिसोर्सेज उठा के देख लेना, इसके बाद कहीं से भी सवाल लगा लेना, तुमसे सवाल बनेगा। दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो ये वाला सवाल तो हो गया बेटा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पर मेरे पास 3 लोग हैं, और यहां पर भी मेरे पास 3 लोग हैं, अब मेरे को बताओ नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। तो तुम लोग बोलोगे सर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस निकालने हैं, ठीक है। तो अगेन मैं सोचूंगा ऐसे ही, आपने जैसे बोला है सोचने के लिए, कि पहले के बाद 3 ऑप्शन है, फिर 2 ऑप्शन है, फिर 1 ऑप्शन है, तो सीधा सीधा सर 6 हो गया, और यही सर 3 फैक्टोरियल भी होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि अगर सेट ए और सेट बी में सेम एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो n फैक्टोरियल हो जाता है आपको, और जब इसमें मान लो m है और इसमें n है तो npm का फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी होगी। अब मैं अगर आपको बोलूं कि इसमें मेरे पास 2 लोग हैं, अब मेरे को बताओ नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। तो आप बोलोगे ठीक है सर, इसको मैं इन दोनों में से कहीं भी भेज सकता हूं, इसको मैं सेकंड वाले पे भेज दूंगा, इसको मैं कहां भेजूंगा? तो मेरा एक एलिमेंट तो छूट ही जाएगा, तो यहां पर 1 1 बनाना पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। इस वाले केस में आपका आंसर आएगा 0। आपने ये पढ़ा भी होगा केसेस में, नहीं पढ़ा है तो अब इन सब चीजों को लिख लो। कैसे लिखोगे कि अगर 1 1 फंक्शन निकालना है सेट ए और सेट बी, यहां पर अगर n है, यहां पर अगर m है, अगर n ग्रेटर देन m है तो आपके नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस हो जाएंगे 0। अगर n इज इक्वल टू m है तो लॉजिकली करना, मैं तो चाहूंगा लॉजिकली करो, वरना आपका आंसर हो जाएगा n फैक्टोरियल। और अगर n लेस देन m है तो आपका आंसर हो जाएगा mpn। ठीक है, ठीक है। यहां पर बेटा मैंने इसमें n लिए थे, इसमें m लिए थे, इसलिए npm लिखा हुआ है, यहां पर वो थोड़ा सा चेंज हो गया, कंफ्यूज मत होना। ठीक है दोस्त, कूल है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब 1 1 के बारे में सोच लिया तो ऑन टू के बारे में भी सोच लेते हैं, थोड़ा सा और। ठीक है, चलो आ जाओ, या फिर एक काम करते हैं, ऑन टू का ना सवाल है आगे, उसी में सिखा दूंगा तुमको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए आ जाओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट दिस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। तुमने शायद ये सवाल पहले कर भी रखा हो, लेकिन अपने को सोचना है कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकता हूं। अब तुमको कॉन्सेप्ट आता है, तुम लोग बोलोगे सर आपने ये तो बता दिया कि जो अपना आइडेंटिटी रिलेशन होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो कहानी तो मैं यहीं से चालू करूंगा। चलो मैं इसका तुमको पहले आंसर भी बता देता हूं, फिर तुम लोग सोचो। तुमको बेटा 4 और लिखने हैं। R1 लिख दिया, चलो R5 भी लिख देता हूं। तुमको पता है सर जो जिसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे वो भी मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, याद है ना जो सवाल कराया था, 1 3 3 1, और क्या बचा बेटा आपका 2 3 3 2। सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं। बचे हुए बीच के 3 लिखने हैं, ये हमारा टास्क है। R2 R3 R4।
R2 के बारे में सोचो, अभी जो मैंने आपको सवाल कराया था वहीं से ही अगर आप सोच लोगे बेटा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि यार सर वहां पर जब उसने कंडीशन डाली थी ना, तो हमारा जो पहला इक्विवेलेंस रिलेशन वहां बन रहा था, क्या वो ये नहीं बन रहा था 1 2 2 1? ये भी तो इक्विवेलेंस रिलेशन था ना। अब बेटा इसी को ही अगर आप गौर से देखोगे ना तो आपको यही पैटर्न को आगे कॉपी करना है कि अरे यार यहां पर अगर मैंने दो लोग लिए थे तो एक बार ये काम करता हूं, मैं ये आइडेंटिटी के साथ ना इस बार 1 2 2 1 नहीं लेता हूं, 1 3 और 3 1 लेता हूं। चेक करता हूं कि यहां पर अब ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो सर 1 3 है, 3 1 है तो 1 1 है, बहुत खूबसूरत बात है। अब इन दोनों के आने से मैं देखता हूं कि कुछ गड़बड़ हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहले बेटा पहला एलिमेंट पकड़ो यहां पे 1 और देखो कि कहां पर आपका बाद का एलिमेंट 1 है। इसको आप चेक कर ही चुके हो, 3 1 1 3, तो आपको 3 3 चाहिए, 1 3 3 1 और आपको 1 1 चाहिए है। और कहां पर है बेटा, यहां पर है 1 1 है, 1 3 है, तो 1 3 है क्या? बिल्कुल है। अब आ जाओ यहां पर, देखो बाद में कहां पर आपका एलिमेंट 3 है, तो यहां पर है और यहां पर है। इसके साथ आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, 3 3 3 1, तो 3 1 होना चाहिए है। तो आपको समझ आ रहा है कि अरे सर मतलब ये आइडेंटिटी के साथ अगर मैं पेयर वाइज में उठा लूं सिमेट्रिसिटी के हिसाब से तो वो भी मेरे इक्विवेलेंस बन रहे हैं। एक और नई चीज सीखी है तुमने, तो ये 2 3 और 3 2 बन गए तुम्हारे 5। लिख लो इसको अपनी लैंग्वेज में, यही सब पूछा जाएगा 2026 में, फिर याद आएगी सर की। चलो ऑन टू वाली चीज करा देता हूं मैं यहां पे। द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम अ सेट P containing 5 elements to the set Q containing 2 elements is 30। और आपका रीजन दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम अ सेट containing m elements to a set containing n elements is n to the power m। तो देखो यहां पर सबसे पहले बेटा मैं बात करता हूं, सारी चीजें छोड़ो, इससे पहले मैंने आपको नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस के बारे में सिखाया था कैसे निकालते हैं। आपको नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में तो पता ही है क्योंकि वो आपके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाते हैं कि m है n है, तो आपके बेटा mn एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके कार्टेशियन में, इन्हीं के ही ऑर्डर्ड पेयर्स यानी कि 2 टू द पावर mn, इतने आपके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाते हैं। ये हर बच्चे को पता होगा। लेकिन अगर मेरे सेट A में मान लो सेट A फ्रॉम अ सेट कंटेनिंग m एलिमेंट्स टू अ सेट के, तो ठीक है सेट A में m मान लो, सेट B में n मान लो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बताओ मेरे को, सोचोगे कैसे? फॉर्मूले की ऐसी की तैसी सोचोगे कैसे? टोटल ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालोगे कैसे? फंक्शन की कंडीशनिंग क्या है कि यहां पर कोई छूटना नहीं चाहिए और यहां पे एक इंसान दो जगह जाके मैप नहीं हो सकता। मतलब लॉयल्टी आपको यहां पर एक इंसान एक ही जगह मैप होगा। दो इंसान एक जगह मैप हो सकते हैं, दैट इज अलाउड, लेकिन एक इंसान दो जगह मैप नहीं हो सकता, दैट इज नॉट अलाउड, उसका फंक्शन नहीं बोलते हो। तो यहां पर आप खुद बताओ, जो आपका पहला एलिमेंट है उसके पास कितने ऑप्शंस रहेंगे बेटा? क्या इस इंसान के पास n ऑप्शंस नहीं है? और जो यहां पे दूसरा इंसान होगा उसके पास कितने ऑप्शन है? आप जब पहले 1 1 के हिसाब से सोच रहे थे, अब बेटा इसको कोई दूसरी इमेज पकड़नी पड़ती है अगर यहां पर मैं 1 1 सोच रहा होता, क्योंकि 1 to 1 यूनिक कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए होती है। लेकिन फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है कि ये इंसान भी सेम इमेज पकड़ सकता है, कोई गड़बड़ नहीं होगी उसमें। तो इसके पास भी बेटा अब ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। अप टू mth एलिमेंट हर किसी के पास बेटा n ऑप्शंस हैं। मतलब आप ये सोचो, ये भी एक फंक्शन है कि यहां पर पहला दूसरे से लेके m तक एक ही जगह पर मैप हो गए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो यहां पर n n n करते करते m बारी मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस n n n करते करते m टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो n टू द पावर m। बोलो, बात समझ आई? कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम अ सेट A, सेट फ्रॉम अ सेट कंटेनिंग m एलिमेंट्स
टू अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज n टू द पावर n। अरे सर यहां पर एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे ऑन टू नहीं, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस होता तो ये सही हो जाता, अब ये गलत है। भाई जितने फंक्शंस बनेंगे सारे के सारे ऑन टू थोड़ा ना हो जाएंगे। तो अब चेक करते हैं ऑन टू। देखो ऑन टू के पीछे फॉर्मूला आपको दिखेगा बहुत सारी किताबों में, मत रटना उसको, मत रटना, लॉजिकली सोचोगे। सीबीएसई जैसा मर्जी सवाल दे, इनफैक्ट जेई मेन में जैसा मर्जी सवाल आए, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इट। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप बना लोगे सवाल को। खुद सोचो, मेरे सेट ए में, ठीक है, सेट पी बोला हुआ है यहां पर, तो पी लिख लेते हैं, 5 एलिमेंट है। और सेट क्यू में कितने एलिमेंट है बेटा? 2 एलिमेंट्स है। डायरेक्ट ऑनटू के बारे में मत सोचो, पहले सोचो कि आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर मेरे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, तो अभी आपने सीखा इन पांचों के पास 2 ऑप्शंस हैं, तो 2 टू द पावर 5, तो टोटल फंक्शंस कितने हो गए दोस्त? और ऑन टू का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो दोनों लोग हैं ना, ये दोनों के दोनों ऑक्यूपाइड रहने चाहिए, मतलब एज इमेजेस दिखने चाहिए। लेकिन सोचो ये जो 32 है, इन 32 फंक्शंस में से कौन से फंक्शंस ऐसे होंगे जो कि ऑन टू नहीं होंगे? नहीं वाले सोचो। तो अगर ये 5 लोग एक ही जगह जाके गुफ्तगू करने लगे तो क्या ये ऑन टू होगा? नहीं। तो 32 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर ये पांचों के पांचों यहां जाके गुफ्तगू करने लगे तो क्या ये ऑन टू होगा? नहीं होगा। तो एक और सब्ट्रैक्ट हो गया, 32 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गए। अब बाकी केसेस के बारे में सोचो, ये इंसान, ये इंसान, ये इंसान, ये इंसान, चारों एक जगह चले जाएं, ये यहां चले जाए, ऑन टू है। तो बाकी सारे के सारे 30 जो आपको दिख रहे हैं ना, वो ऑन टू में काउंट होंगे, क्योंकि सिर्फ 2 ही केसेस हैं यहां पर जो एक्सक्लूड करोगे, जो कि ऑन टू नहीं है। तो आंसर क्या आएगा ऑन टू के लिए? 32 माइनस 2 विच इज 30, और यही आपको दिया हुआ है आपके एजर्शन में। तो ऐसे आप सोचोगे ऑन टू के बारे में। बात समझ आई? स्वाद आया? चलो, यहां पर बेटा आपको याद होगा, मैं जब आपको नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में बता रहा था तो मैंने ट्रिवियलिटी का यूज किया था। ट्रिवियलिटी का मतलब क्या होता है कि यार आपके पास कोई काउंटर एग्जांपल नहीं है, तो फ्रॉम बेसिक डेफिनेशन, फ्रॉम बेसिक ट्रिवियलिटी आप उसको सिमेट्रिक बोल दे रहे थे एम्प्टी रिलेशन को। यहां पर देखिए सवाल क्या कह रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में डाल लेना। इफ द रिलेशन आर ऑन द सेट एन of all natural numbers defined as this and x less than 4, then r is। तो सबसे पहले बेटा रिलेशन बना लेते हैं, रिलेशन में लिख लेते हैं कौन कौन आएगा। x y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, और नेचुरल नंबर्स रख सकते हो। तो एक रखोगे तो 1,6, 2 रखोगे तो 2,7, और 3 रखोगे तो 3,8। इसके बाद बेटा अलाउड नहीं है। अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है सर। क्या ये सिमेट्रिक है क्या? नहीं है सर। ट्रांजिटिव है क्या? अरे सर सोचते हैं। इक्विवेलेंस है क्या? अरे सर हो ही नहीं सकता। तो 4 ऑप्शन है, तो आप तुक्का भी मारोगे तो आपको पता है कि सर ए बी डी तो नहीं हो सकता। चलो मैंने पढ़ा नहीं है, फिर भी मेरे को यही लग रहा है तो मैं सी लगा दूंगा। लेकिन बेटा यहां पर ये ट्रांजिटिव क्यों है तुमको ये समझना पड़ेगा। 1 6 है, लेकिन कोई सा भी ऐसा पेयर नहीं है जिसपे पहला एलिमेंट 6 हो। तो इसको मेरे पास चेक करने के लिए कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं है ये बोलने के लिए कि भाई यहां पे वायलेशन हो रहा है ट्रांजिटिविटी में। ट्रांजिटिव नहीं है कब बोलते हो कि भाई आपके पास मान लो 1 6 होता, और आपके पास 6 3 होता, और आपके पास अब 1 3 नहीं होता, तब बोलते ना आपके ट्रांजिटिव नहीं है। यहां पर तो चेक करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई बाय ट्रिवियलिटी ही ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। तो इसको बोलते हैं ट्रिवियल ट्रांजिटिव। यहां से समझो, जो आप आइडेंटिटी रिलेशन लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 है अगर आपके पास एलिमेंट्स, तो 1 1 लिख रहे थे, 2 2 लिख रहे थे, 3 3 लिख रहे थे। आप यहां पे ट्रांजिटिविटी के बारे में कैसे सोच रहे होगे? आप सोच रहे होगे सर 1 1 है
अब ऐसा कोई भी पेयर दिखे जिसमें वन हो, आप बोलोगे सर क्या इसी को ही इसके साथ ले सकता हूं? एक तरीका ऐसे हो सकता है, एक हो सकता है कि आप ट्रिवियल ट्रांजिटिव की तरह सोचो कि कोई काउंटर एग्जांपल है ही नहीं इसको गलत प्रूफ करने के लिए। जब गलत प्रूफ करने के लिए है ही नहीं तो हम बोलते हैं दिस इज ट्रिवियल ट्रांजिटिव। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको मत भूलना बेटा। अब बेटा देखो बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अगर तुमको इस टाइप से सोचना, देखो मैथ्स को तुम लोग ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हो, और लास्ट 2 साल में 2024 और 2025 में सीबीएसई ने अपना लेवल चेंज किया है। अगर अभी भी तुम लोग बेटा वो घिसे पिटे सवाल लगाते रहोगे, क्वेश्चंस रट के जाओगे और सोचोगे कि 2-3 महीने में सर मैं मार्क्स ले आऊंगा, पास हो जाऊंगा, तो नहीं हो पाओगे दोस्त। इस बैच के अंदर डिटेल्ड तरीके से तुमको फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पढ़ाया जाएगा। ये जो सोचने का तरीका, ये सारी चीजें तुमको बैच में मिलने वाली हैं। तुम लोग सोचोगे भी सही, तुम्हारी रियल कॉम्पिटेंसी भी बिल्ड होगी। बैच लाइव है बेटा, लेकिन अभी तुम लोगों को अपने पेरेंट्स वगैरह से परमिशन लेनी है तो ले लो, लेकिन जितना जल्दी हो सके इस बैच में आ जाओ, सीट सिक्योर कर लो। बाकी बेटा हम लोग मिलके तबाही मचा देंगे। इस बैच से सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मैं मेक श्योर करूंगा, और मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर तुम इस बैच में आए तो तुम्हारा रिजल्ट फॉर श्योर अच्छा आएगा, और तुम लोग खुद से भी मेहनत करना सीख जाओगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कभी नहीं बोलता हूं कि बैच में आओ टोटली मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओ, ये गलत है। एक बच्चे को मेहनत करना सिखाना होता है, उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर पुश करना होता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है वही आपका रियल मेंटोर है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी टीचर चूज करें, ये सारी क्वालिटीज देखें कि वो आप लोगों को सोचना सिखा भी रहा है। अभी एक मीम चल रहा है कि जहां पर एक बच्चा सर को बोलता है कि सर आपका ना पढ़ाया हुआ सब आसान लगता है, तो टीचर बोलता है थैंक यू यार। फिर बच्चा बोलता है अरे सर आप इतना आसान पढ़ाते क्यों हो कि जो सब ही समझ आ जा रहा है। तो बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको टीचर एक ओवरऑल तरीके से शेप करे, आपको सारी की सारी वैरायटी कवर कराए, सारे के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे सोचना सिखाए। सिर्फ मीठी गोली ना दे दे कि आपको आसान आसान चीजें करा दी, और देखो आसान आसान चीजें करा दी और बेटा वही आपके लेवल ऑफ पेपर के हिसाब से रेलेवेंट है तो कोई गलती नहीं है। लेकिन आसान आसान चीजें करा दी जस्ट टू मेक यू फील गुड, और एक्चुअल पेपर लेवल वो नहीं है, तो आपके साथ धोखा है। तो वो चीज में आपको नहीं फंसना है, आपको अप टू द रीसेंट लेवल ही पढ़ना है बेटा। तो बैच आपकी खुद की मेहनत, मैंने बता ही दिया है बेटा। क्वेश्चन बैंक वगैरह लोगे खुद से लगाओगे आप लोग, एमटीजी का क्वेश्चन बैंक मैंने बता दिया। बैच और आपकी खुद की मेहनत विल मेक श्योर कि आप लोग बेटा वो 100% वाली कैटेगरी में लाई करो, कि आपका जो भी एक्सपेक्टेड स्कोर है आप उसको अचीव कर पाओगे। अब यार एक सवाल और है जो ना मेरे ना दिमाग में नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है। मेरे को उसकी एग्जैक्ट फिगर दिमाग में नहीं आ रही है। मैं ट्राई करता हूं कि मैं वो वाला सवाल निकाल लूं अभी। अगर मेरे को वाला सवाल मिल जाता है दोस्त तो मैं आपको वो वाला सवाल करा देता हूं। रिलेशंस एंड फंक्शंस का ही है, R2R। चलो नहीं है यार, लेकिन वो वाला सवाल ना मैंने ना, मेरी एक इलीगल सीरीज करके प्लेलिस्ट है जिसमें 6 या 7 लेक्चर्स है, तो उसमें से एक वीडियो के अंदर मैंने वो सवाल कराया हुआ है। तो मैं उस वीडियो का लिंक ना क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा अपने दोस्त को बोल के जो मेरा बैकएंड देखता है, तो वहां से आप वाला सवाल देख पाएंगे। लेकिन आप लोगों को ये वाले लेक्चर में अगर मजा आया हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ऐप पर जुड़ जाओ, ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप पे भी मैं वाला क्वेश्चन भेज दूंगा अगर तुम लोग बोलोगे। ऐप पे तुमको नोट्स भी मिलने वाले हैं, नोट्स की अपलोडिंग चल रही है, 2-3 दिन में तुमको नोट्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ तुम डायरेक्टली मेरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। मैं वहां पर क्विजेस भी रन करूंगा डेली तुम लोगों के लिए, कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे टाइप की चीज भी सोच रहा हूं। तुमको ओवरऑल तरीके से जो भी चीजें चाहिए होंगी बेटा ऐप पर आएंगी, बस तुमको आना है वहां पर और डिमांड करना है। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।